हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, यानी कि जो काउंसिल ऑफ द स्टेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर हमने बात की थी कि जो विधायिका होती है इसका काम होता है कानून निर्माण करना, जबकि जो कानून निर्माण विधायिका के द्वारा किया गया है, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना या उनका क्रियान्वयन करना या उसको एग्जीक्यूट करना। जबकि जो न्यायपालिका है, हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि जब कार्यपालिका या विधायिका संविधान के विरुद्ध या संविधान की आत्मा के खिलाफ कोई काम करते हैं या संवैधानिक तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में न्यायालय या जो जुडिशरी सिस्टम की व्यवस्था की गई है, यह इन कार्यों को शून्य करार देती है या इन कार्यों को खारिज कर देती है या इन जो नियम कानून बनाए जाते हैं विधायिका के द्वारा उनको समाप्त कर देती है। इस प्रकार की न्यायपालिका को पावर्स या शक्ति प्रदान की जाती है। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में इसको विस्तार से देखा था। यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। तो यहाँ पर हम विधायिका के बारे में बात करें तो विधायिका का काम था कानून बनाना, और विधायिका हमारे देश में यानी केंद्र स्तर पर भी विधायिका हमें देखने को मिलती है और राज्यों के स्तर पर भी हमें विधायिका देखने को मिलती है। केंद्र स्तर पर जो विधायिका होती है यानी जो कानून बनाने वाली संस्था होती है उसे हमने कहा था संसद, जबकि राज्यों के लिए जो कानून संस्था बनाती है उसे कहा जाता है विधान मंडल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। तो एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है, ये 2 सदनों से मिलके हमारी संसद बनती है। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होती है, क्या इसके काम होते हैं। इस प्रकार से हम इसको पूरा समझने वाले हैं विस्तार से। तो चलिए देखते हैं इस क्लास के अंतर्गत। यदि हम बात करें पहले संसद की, या जो हमारा पार्लियामेंट होता है, ये 3 अंगों से मिलके बनती है। जो संसद होती है या जो हमारी विधायिका है, जिसको हम पार्लियामेंट या संसद के नाम से जानते हैं, यह 3 अंगों से मिलकर बनती है। इसमें 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति होता है भारत का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, या लोकसभा होती है जिसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से संसद के 3 सदन होते हैं। यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में यदि देखें तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 80 के अंतर्गत या अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, जबकि लोकसभा का प्रावधान हमारे संविधान में आर्टिकल 81 यानी कि 81 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। जबकि हम संसद की बात करें तो संसद जो हमारी आती है ये आर्टिकल 79 में आती है, यानी कि 79 में इसका प्रावधान किया गया है। इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा को। जो राज्यसभा होती है यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो जो काउंसिल स्टेट है इसके बारे में यदि हम बात करें तो जो काउंसिल स्टेट है इसका जो राज्यसभा नाम पड़ा है ये 1954 में इसका हिंदी का नाम राज्यसभा रखा गया। पहले इसका नाम राज्य परिषद हुआ करता था, तो इसका नाम बदल के 1954 में हिंदी नाम जो था वो राज्यसभा कर दिया गया। पहले इसको हम राज्य परिषद के नाम से जानते थे। और जो लोकसभा हमारी होती है, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा को। तो लोकसभा को पहले हम जनता का सदन के नाम से जानते थे। 1954 में इसका नाम भी बदलकर लोकसभा कर दिया गया। तो यहाँ पर ये लोकसभा, सीधा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो नाम है ये कब आए, या इनको कब इसका नाम लोकसभा या राज्यसभा रखा गया? तो ये 1954 में लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट आया है। इसके पहले राज्यसभा को हम राज्य परिषद के नाम से जानते थे या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे, जबकि जो हमारी लोकसभा होती थी इसको हम जनता का सदन के नाम से जानते थे। यहाँ पर हम बात करें यदि जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं।
क्या कहते हैं, अपर हाउस या उच्च सदन इसको कहा जाता है। यहाँ पर उच्च सदन कहा जाता है इसको, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा होती है इसमें निर्वाचित होने के लिए जो मिनिमम एज होती है या जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 30 यहाँ पर रखी गई है, इसलिए इसको बड़ों की सभा या दूसरा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम बात करें, इसको विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन, स्पेशलिस्ट हाउस इसको कहा जाता है, क्योंकि जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं ऐसे व्यक्तियों को नॉमिनेट या मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको हम विशेषज्ञ सदन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि कभी भी राज्यसभा का विघटन या एक कभी भी ये भंग नहीं होती है, इसलिए इसको हम स्थायी यानी परमानेंट सदन या परमानेंट हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। यदि हम बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो एज होती है निर्वाचित होने के लिए, जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30। कितनी होनी चाहिए? 30 होना चाहिए। यदि हम लोकसभा के बारे में देखें तो लोकसभा को हम निचला सदन यानी जो लोअर हाउस है इसके लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको पहला सदन कहा जाता है, इसको पहला सदन कहा जाता है संसद का, इसको जनता का सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। अस्थायी सदन होता है, अस्थायी यानी नॉन परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि हर 5 साल में जो लोकसभा होती है ये विघटित हो जाती है, ये भंग हो जाती है। फिर जब नए इलेक्शन चुनाव होते हैं उसके बाद नई नई जो लोकसभा बनती है वो फिर से ये लोकसभा बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो लोकसभा होती है हर 5 साल के बाद विघटित हो जाती है, इस कारण से इसको अस्थायी सदन या नॉन परमानेंट इसको हाउस के नाम से जानते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है यहाँ पर 25 वर्ष रखी गई है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 यहाँ पर रखी गई है। तो इस प्रकार से हमने बात की है कि इसको उच्च सदन, इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं, इसको दूसरा सदन या बड़ों की सभा, इसको पहला सदन या पहला चैम्बर कहते हैं, इसको विशेषज्ञ सदन, इसको जनता का सदन, इसको स्थायी सदन, इसको अस्थायी सदन। यहाँ पर 30 वर्ष चाहिए आयु और यहाँ पर 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने ये बातें देखी। यहाँ पर हम बात करें, हमने यहाँ पर जब हम संविधान का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड था उसके बारे में जब हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, संवैधानिक विकास यानी डेवलपिंग जो इसके बारे में पढ़ा था, संविधान के यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में जब पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया था, इसमें तत्कालीन जो विधानमंडल था, विधानमंडल के दूसरे सदन के रूप में काउंसिल ऑफ स्टेट अस्तित्व में आया था। यानी जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है ये भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, यहीं से एक काउंसिल ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत में आया है और 1921 के बाद ये अस्तित्व में आया था। तो हमें भी ध्यान रखना है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है जिसको वर्तमान में हम राज्यसभा कहते हैं, ये 1921 में आया और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसी के तहत लाया गया। यहाँ पर हम अगली देखें चीजें, अगली बात करें तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति, यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनते हैं, जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं वो ऑटोमेटिक जो राज्यसभा होती है उसके अध्यक्ष होते हैं या उसके सभापति होते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको वेतन मिलता है लगभग 4 लाख रुपए, या वो यहीं से इसी काम के बदले उनको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का हमारे संविधान में और कोई काम नहीं है, उन्हें सभापति का जो राज्यसभा होती है उसमें सभापति के रूप में उनको उनका काम होता है। और कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं कि जब भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या और किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो काम करते हैं तो उस स्थिति में सभा के जो सभापति के रूप में काम करते हैं वो उपसभापति करते हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें जो सीटों का आवंटन राज्यों के लिए किया गया है,
सीटों का आवंटन राज्यसभा के लिए किया गया है। ये अनुसूची, चौथी अनुसूची के अंतर्गत इसका प्रावधान है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें आएंगी। इसका प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। जहां पर हमने अनुसूची पढ़ी थी वहां पर हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन किया गया है। यहाँ पर हम देखें कि जो राज्यसभा और जो लोकसभा है, इसमें न्यूनतम जो अधिकतम जो मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि जो हमारी राज्यसभा होती है इसमें 250 यानी कि 250 मेंबर्स हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें से 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं यानी स्टेट, और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है यहाँ से 238 यानी 238 मेंबर्स आते हैं। जबकि जो 12 मेंबर्स होते हैं यानी 12 मेंबर होते हैं ये मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा या नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये किन क्षेत्रों में नॉमिनेट किए जाते हैं? ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई अग्रणी काम करते हैं या विशेषज्ञ होते हैं इन क्षेत्रों में, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट या मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। 250 में से हमने बात की कि 238 जो मेंबर होते हैं ये राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ से आते हैं, जबकि 12 जो मेंबर होंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत किए जाएंगे। यदि हम लोकसभा के बारे में देखें तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है लोकसभा की वो हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया है इसके तहत 252 हो सकती है। 252 यहाँ पर हो सकती है, जिसमें से 530 जो रहेंगे वो राज्यों से आएंगे। 530 कहाँ से आएंगे? राज्यों से आएंगे। जबकि 20 जो मेंबर रहेंगे एक केंद्र शासित प्रदेश से यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ से आएंगे, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में दो सदस्य जो रहेंगे एंग्लो इंडियन समुदाय के, इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नॉमिनेट किया जाता है। तो इसके बारे में हमने देखा कि इतने हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान में कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं और लोकसभा में कितने मेंबर्स वर्तमान में हैं। तो इसको यदि हम देखें तो जो राज्यसभा है इसमें अभी वर्तमान में 245 मेंबर हैं, 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 233 जो मेंबर्स हैं ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जिसमें से जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिल्ली, जम्मू कश्मीर अब अलग हो गया है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंतर्गत डिवाइड कर दिया है। और हम पुदुचेरी की बात करें तो ये 4 अब इस हिसाब से देखा जाए तो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर जो 12 मेंबर होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, अभी हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर नॉमिनेट या मनोनीत किया जाता है। तो अभी की वर्तमान की कंडीशन है उसके बारे में हमने देखा कि 245 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में, जबकि हम लोकसभा के बारे में देखें तो 545 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 543 जो मेंबर होंगे एक केंद्र और राज्यों से आते हैं, जबकि 2 मेंबर्स जो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, जिसका प्रावधान आर्टिकल 331 के अंतर्गत किया गया है। जो एंग्लो इंडियन समुदाय हैं ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को निर्वाचित यहाँ पर या मनोनीत करता है। ये इस वाले जो एंग्लो इंडियन समुदाय है इनको समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, इसको समाप्त कर दिया गया है। 104वां जो संविधान संशोधन है 2020 का, इसके अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में जो 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के या आंग्ल भारतीय, ऐसे सदस्यों को अब राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुना जाएगा, क्योंकि इसको 104वां जो संविधान संशोधन है 2020 का, इसके द्वारा ये जो प्रक्रिया थी इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखी कि वर्तमान में जो कितनी अधिकतम सीट हो सकती हैं राज्यसभा में और कितनी अधिकतम सीट हो सकती हैं लोकसभा में। अभी हमने वर्तमान की स्थिति के बारे में चर्चा की कि वर्तमान की स्थिति क्या है, कितनी जो सीटें हैं वो राज्यसभा में हैं और कितनी सीटें लोकसभा में हैं, इसके बारे में।
अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारी राज्यसभा होती है इसका चुनाव होता है, या जो मेंबर्स आते हैं इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो इनके चुनाव के बारे में यदि हम देखें, जो इलेक्शन होता है ये होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। यहाँ पर राज्यसभा का इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनके लिए जनता वोट नहीं करती है। इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्यों के विधायक होते हैं, राज्यों के विधायक होते हैं यानी एमएलए होते हैं, इनके चुनाव में एमएलए वोट करते हैं। इस कारण से इसका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीके से होता है। जबकि इसमें जो प्रक्रिया यूज होती है, चुनाव की जो पद्धति यूज होती है, इसको हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, यानी जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है उसके द्वारा जो राज्यसभा होती है इसके मेंबरों का चुनाव होता है। इस प्रक्रिया को हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां पर इसको हम विस्तार से देखेंगे कि जो हमारी एकल संक्रमणीय मत पद्धति है एक किस प्रकार की पद्धति होती है, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति होते हैं भारत के और राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव ये इसी पद्धति के द्वारा होता है। तो इस पद्धति को हम राष्ट्रपति जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इसको हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हम बात करें सीटों का आवंटन। जो सीटों का आवंटन किया गया है ये किया गया है जनसंख्या के आधार पर। जो 245 सीटें इसमें आती हैं वो कैसे आएंगी, हमारी जनसंख्या के आधार पर आती हैं। और ये जनसंख्या कब से काउंट की गई है, 1971 के आधार पर जो जनसंख्या है उसके हिसाब से राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। यहाँ पर हम बात करें कार्यकाल की, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर हम बात करें जो 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 यानी 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर हो जाते हैं। तो ये राज्यसभा के बारे में हमने देखा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है उनके मेंबर्स का वो 6 ईयर का होता है या 6 वर्ष का होता है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर अन्य सदस्य चुन के आते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। इस कारण से यह सदन स्थायी सदन होता है। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं कि जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है उसकी जो लिस्ट दी गई है ये आपको याद करनी पड़ेगी कि किस राज्य से कितनी सीटें आती हैं। आप ये नोट्स में देख लेना कि कहाँ कहाँ से कितनी सीटें आती हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से 11 सीटें राज्यसभा के लिए आती हैं। ये आपको सारी लिस्ट दी गई है कि कौन से राज्य से कितनी सीटें आती हैं, ये आपको याद कर लेना है या पढ़ लेना है एक आध बार इन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा आते हैं यूपी से 31 सीट आती है। यहाँ पर आप देख लेना। यहाँ पर हम बात करते हैं जो राज्यसभा का सभापति होते हैं उनके बारे, राज्यसभा के सभापति के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, यानी जो भी व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं वो ऑटोमेटिक हम कहें राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए इनको पदेन सभापति के नाम से जाना जाता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, बल्कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। जबकि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के ही एक किसी मेंबर को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो इसके सभापति होते हैं, जबकि उपसभापति जो होते हैं 22 जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके उपसभापति वो जाके राज्यसभा के ही सदस्य, एक किसी व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हीं को उपसभापति के रूप में सभी मेंबर्स के द्वारा चुन लिया जाता है। उपसभापति के बारे में हम बात करें, उपसभापति के बारे में देखें तो सदस्यों के बीच से ही यदि हमारे जो सदस्य संख्या है 245 इसमें से ही किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित कर लिया जाता है। वर्तमान में हम उपसभापति के बारे में देखें तो हरिवंश राय बच्चन कौन है वर्तमान में? हरिवंश राय बच्चन है। जबकि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति भारत के होंगे, वो हो जाएंगे राज्यसभा के सभापति।
तो वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू इसके भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए ये सभापति और राज्यसभा के सभापति भी होंगे। अब हम बात करते हैं सभा के नेता की। सभा के नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस जो सरकार के द्वारा या हम कहें कि जो सरकार के मुख्य नेता होता है राज्यसभा में, सरकार के जो मुख्य नेता होता है राज्यसभा में, इसको हम लीडर ऑफ द हाउस के नाम से या सभा के नेता के रूप में जानते हैं। जो सभा के कुशल और सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, ऐसे व्यक्ति को सभा का नेता के नाम से जाना जाता है या लीडर ऑफ द हाउस के नाम से जाना जाता है। तो पहले या प्रथम जो लीडर ऑफ द हाउस या सभा के नेता बने थे वो बने थे श्री एम गोपालास्वामी अयंगर। कौन बने थे? एम गोपालास्वामी अयंगर, जो कि 1952 से 1953 तक रहे हैं। जबकि वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में है जो है श्री थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो कि कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। जो कि कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। कौन है वर्तमान में? श्री थावरचंद गहलोत जो कि एमपी से हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि लीडर ऑफ द हाउस जो सरकार के मुख्य नेता के रूप में राज्यसभा में होते हैं, उनको राज्यसभा का या जो सभा का लीडर या सभा का नेता कहा जाता है। और इनका जो काम होता है सभा के कुशल और सुचारू संचालन में ये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यहाँ पर हम बात करें जो विपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होते हैं, इनका जो पद है कब से आया है? 1969 से लीडर ऑफ द हाउस यानी कि जो विपक्ष के नेता होते हैं, इनके पद का सृजन किया गया है। इसके पहले संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जहां पर लीडर ऑफ द हाउस का प्रावधान हो। ये 1969 में पहला ये प्रावधान किया गया। 1969 में लीडर ऑफ द हाउस बनाया गया और 1977 में यदि हम बात करें विपक्ष के नेता पद को संसद में विपक्षी नेता और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना कि 1969 से विपक्ष के नेता का जो पद है उसका चलन किया गया और 1977 में विपक्ष के नेता को पद को संसद के विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो बने थे श्री श्यामानंद मिश्र। कौन बने थे? श्यामानंद मिश्र इसके पहले सदन के नेता या लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे। जबकि हम बात करें वर्तमान में जो है वो हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद। वर्तमान में कौन है राज्यसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन? वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। तो ये हमने बात की है लीडर ऑफ द अपोजिशन की। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं यानी जो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य तब बन सकता है, इसकी जो संविधान में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 84 के अंतर्गत। 84 में संसद की सदस्यता लेने के लिए योग्यता प्रदान या योग्यता दी गई है। तो पहला यहाँ पर योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए उस व्यक्ति का 30 वर्ष का होना जरूरी है या 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। यहाँ पर हम बात करें अन्य अर्हताएं यानी अन्य क्वालिफिकेशन जो संसद द्वारा मांगी गई हों, यानी ऐसी योग्यताएं जो संसद द्वारा मांगी जाएं वो योग्यताएं भी पूरी करनी होंगी, तब जाके वो राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है या योग्य है। यहाँ पर हम बात करें निर्हरताओं के डिस्क्वालिफिकेशन की, तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 102 के अंतर्गत संविधान में किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लाभ का पद धारण करता है यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो संसद का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता है। दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, विकृत चित्त का हो, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत चित्त का हो, तो इस प्रकार की जो व्यक्ति होगा उससे राज्यसभा संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा। यहाँ पर हम बात करें शपथ की, शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यसभा के सदस्य या जो सदस्य होते हैं हमारे, इनको। तो
प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति के सामने संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। इस प्रकार की शपथ राष्ट्रपति के सामने प्रत्येक सदस्य को लेनी होती है। इसको हम बोलते हैं शपथ। तो शपथ किसके सामने लेते हैं ये मेंबर्स? ये लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति के सामने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं, जबकि भारत की अखंडता और जो प्रभुता है उसको अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे। इस प्रकार की ये शपथ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें वेतन और भत्ते की, तो वेतन और भत्ते की बात करें तो जो एमपी होते हैं संसद के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, इन्हें 2018 में पहले इनका वेतन 50,000 था। 2018 में इनके वेतन को 1 लाख कर दिया गया है पर मंथ। पहले इनका 50,000 प्रति माह था, इनके वेतन को 2018 में बढ़ा के 1 लाख प्रति माह कर दिया गया है। जबकि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं या हम कहें कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका वेतन होता है 4 लाख रुपए पर मंथ। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो एमपी या जो संसद के सदस्य हैं उनका पहले 50,000 वेतन था, इनको बढ़ा करके 2018 में 1 लाख प्रति माह कर दिया गया है। जबकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इनका वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने राज्यसभा के बारे में ये चीज़ें देखी। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जैसे भारत की जो विधायिका होती है, भारत की विधायिका होती है या कानून बनाने वाली संस्था जिसको हम संसद कहते हैं, ऐसे ही जो विभिन्न देश हैं वहाँ की जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उनको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बांग्लादेश की जो संसद होती है उसको हम बोलते हैं जातीय संसद। क्या बोलते हैं? जातीय संसद। जबकि जो चीन की संसद होती है उसको बोलते हैं हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पाकिस्तान की संसद को हम कहते हैं नेशनल असेंबली एंड सीनेट। क्या नाम से जानते हैं? नेशनल असेंबली एंड सीनेट। नेपाल की जो संसद होती है इसको हम राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। जबकि हम भूटान के बारे में देखें तो भूटान की संसद को हम तसोंगडू के नाम से जानते हैं। जबकि म्यांमार की जो संसद होती है इसको बोलते हैं हम असेंबली ऑफ यूनियन। अफगानिस्तान की संसद को हम सारा या नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। तो इसको सारा बोला जाता है या फिर नेशनल असेंबली। जबकि हम बात करें रूस के बारे में तो रूस की जो संसद होती है इसको ड्यूमा बोलते हैं। जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। इस प्रकार से संसद जो देश है महत्वपूर्ण, उनकी संसदों के नाम के बारे में हमने देखा। तो आज की इस क्लास में हमने बात की है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा किस प्रकार से अपना काम करती है, इसके बारे में हमने देखा। कितनी सीटें आती हैं, कैसे पूरे हमने राज्यसभा के बारे में समझने के बारे में देखा। अब आगे आने वाली क्लासेस में हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, फिर हम राज्य की विधायिका है उसके बारे में बात करेंगे। अभी इस क्लास में हमने बात की राज्यसभा के बारे में यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।